हेलो गाइस, आप सभी लोगों का एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में हम स्वागत करते हैं। चलिए आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 का चैप्टर 5। तो चलिए सबसे पहले एक बार शॉर्ट व्यू देख लेते हैं, फिर यहाँ पर आगे कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर 5 पर एक बार आप नजर डालिए, जैसा कि ये आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। सबसे पहले मैं सभी को जानना चाहूंगा, वॉइस क्लियर है? कंफर्म कर दीजिए प्लीज। ओके, चलिए जरा ध्यान दीजिए। चैप्टर 5 पर एक बार नजर डालिए। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं सैंक्शन ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड अदर मिसलेनियस प्रोविजन, अभियोजन के लिए स्वीकृति एवं अन्य विधिक उपबंध। तो से रिपीट कर रहा हूँ, सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन एंड अदर मिसलेनियस प्रोविजंस, अभियोजन के लिए स्वीकृति एवं अन्य विधिक उपबंध से रिलेटेड ये चैप्टर है। ये 19 से लेकर के 31 तक आपको पढ़ना है, इसमें सेक्शन दिए गए। तो चलिए जरा ध्यान देते हैं। सबसे पहले सेक्शन 19 पर एक बार नजर डाल लेते हैं, हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस सैंक्शन नेसेसरी फॉर प्रोसिक्यूशन, यानी अभियोजन पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता। सेक्शन 20 पर नजर डालिए, प्रिजम्पशन वेयर पब्लिक सर्वेंट एक्सेप्ट एनी अनड्यू एडवांटेज, जहां लोक सेवक असम्यक लाभ प्रतिकृत करता है वहां उपधारणा। सेक्शन 21 पर नजर डालते हैं, एक्यूज पर्सन टू बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस, अभियुक्त का सक्षम साक्षी होना। सेक्शन 22 पर एक बार नजर डालिए, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 टू अप्लाई सब्जेक्ट टू सर्टेन मॉडिफिकेशन, यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का कुछ उपांतरों के अध्याधीन लागू होना। सेक्शन 23 पर एक बार नजर डालते हैं, तो यहाँ बात की गई है पर्टिकुलर्स इन चार्ज इन रिलेशन टू एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 13(1)(a), धारा 13(1) का के अधीन किसी अपराध के संबंध में आरोप की विशिष्टियां। सेक्शन 24 रिपील हो गया। सेक्शन 25 की हम लोग बात करते हैं, मिलिट्री, नेवल एंड एयर फोर्स और अदर लॉ नॉट टू बी अफेक्टेड, थल सेना, जल सेना और वायुसेना अथवा अन्य विधि का प्रभावित ना होना। सेक्शन 26 पर नजर डालिए, यहाँ बात की गई स्पेशल जजेस अपॉइंटेड अंडर एक्ट 46 of 1952 to be special judges appointed under this act। 1952 के अधिनियम क्रमांक 46 के अधीन नियुक्त विशेष न्यायाधीश का इस अधिनियम के अधीन भी विशेष न्यायाधीश होना। सेक्शन 27 पर नजर डालिए, यहाँ बात की गई अपील एंड रिवीजन, अपील तथा पुनरीक्षण के लिए। सेक्शन 28 पर नजर डालिए, यहाँ बात की गई एक्ट टू बी इन एडिशन टू एनी अदर लॉ, इस विधान का अन्य विधियों के परिवर्धन में होना। सेक्शन 29 पर नजर डालते हैं, यहाँ बात की गई है अमेंडमेंट ऑफ द ऑर्डिनेंस 38 ऑफ 1944, यानी 1944 के अध्यादेश 38 का संशोधन। सेक्शन 29A पर नजर डालिए, पावर टू मेक रूल्स, यानी कि नियम बनाने की शक्ति। सेक्शन 30 पर नजर डालते हैं, रिपील एंड सेविंग, यानी निरसन और व्यावृत्ति। और सेक्शन 31 पर नजर डालिए, यहाँ बात की गई है ओमिशन ऑफ सर्टेन सेक्शंस ऑफ एक्ट 45 ऑफ 1860 का और 1860 के अधिनियम 45 की कुछ धाराओं का लोप। जो सेक्शन 31 पढ़ रहे हैं, ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, हो सकता है ये इंटरव्यू के लिए भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा इस सेक्शन के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर बात की गई है 1860 के अधिनियम 45 की कुछ धाराओं का लोप, जो आप आईपीसी में देखते हैं, जिनकी बात की गई थी ना, जो सेक्शन 161 से लेकर के जो 165 तक की जो मैटर था, 161 से लेकर के 165A, यहाँ तक की जो धाराएं थी जो कि रिपील कर दी गई थी आईपीसी से, उन्हीं के आधार पर ये एक्ट बनाया गया था। तो उसी के संबंध में ये प्रोविजंस है सेक्शन 31 में। तो ये थोड़ा सा आपको मोस्ट है, ध्यान रखना कि इस एक्ट का जो जन्म है वो आईपीसी के कौन से सेक्शन से है। तो सेक्शन 161 से लेकर के 165 आप ये पढ़ते हैं, जो पहले पढ़ते थे उसको रिपील करके ये नया एक्ट बनाया गया यहाँ पर
जो कि सेक्शन 31 में इसके प्रोविजंस दिए गए हैं, जो कि हम लोग अभी जस्ट थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। चलिए तो जरा हम ध्यान देते हैं, सीधे चलते हैं डायरेक्ट पर और सेक्शन 5 को चैप्टर जो 5 है उससे संबंध हम लोग प्रोविजंस यहाँ पढ़ने की कोशिश करते हैं, एक बार समझते हैं क्या दिया हुआ। तो चलिए जरा ध्यान दीजिए, चैप्टर 5 पर एक बार नजर डालिए। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं अभियोजन के लिए स्वीकृति एवं अन्य विधिक उपबंध। जब भी कोई केस रजिस्टर्ड किया जाए तो क्या उससे पढ़ चुके हैं, चलो एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू कर लेंगे, थोड़ा सा स्पीड में लेकर चलेंगे। चलिए जरा ध्यान दीजिए, अभियोजन के लिए स्वीकृति एवं अन्य विधिक उपबंध से रिलेटेड कि अगर किसी लोक सेवक के द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो क्या उस पर केस रजिस्टर्ड किया जा सकता है, और क्या वो रूल्स के अगेंस्ट में अगर कोई लोक सेवक कार्य करता है तो क्या उसके अगेंस्ट में कोई केस रजिस्टर्ड होगा तो कैसे होगा, उसके संबंध में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जरा ध्यान देते हैं हम लोग यहाँ पर। ये जो चैप्टर है, चैप्टर 5 19 से लेकर के 31 तक डिफाइन किया गया। 31 के बाद ये एक्ट ही कंप्लीट हो जाता है और इसको एडीपीओ के लिए आपको अच्छे से तैयार करना, सेक्शन वाइज आपको कंप्लीट करना। जैसे मैंने अभी आपको इंडेक्स दिखाई हुई थी, ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जनरली सेक्शन वाइज जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो वहीं से सही होंगे। चलिए जरा ध्यान दीजिए, सेक्शन 19 पर अभियोजन पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता है क्या। तो अगर हम यहाँ पे देखें, क्या जो अभियोजन से पहले यानी कि कोई भी केस रजिस्टर्ड करने से पहले किसी की परमिशन लेनी पड़ती है क्या, प्रीवियस सैंक्शन नेसेसरी फॉर प्रोसिक्यूशन। क्या यहाँ पर केस रजिस्टर्ड करने से पहले कोई परमिशन की आवश्यकता है। तो सब क्लोज फर्स्ट आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, सेक्शन 19 सब क्लोज फर्स्ट पर एक नजर डालिए। देखिए यहाँ कहा गया कोई न्यायालय धारा 7 और धारा 11, धारा 13 और धारा 15 के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान जिसके संबंध में यह विकसित है कि वह लोक सेवक द्वारा किया गया है। कौन कौन से ऑफेंस, जो धारा 7 के अकॉर्डिंग किया जाए, धारा 11 के अकॉर्डिंग किया जाए, या धारा 13 के अकॉर्डिंग किया जाए, या धारा 15 के अकॉर्डिंग किया जाए। इसको एक बार पूरा पढ़ लीजिए, फिर हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। निम्नलिखित की पूर्व मंजूरी के बिना लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या कहा जा रहा है, जो लोग इंग्लिश मीडियम के वो भी थोड़ा सा देख लीजिए, फिर हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए चैप्टर आप 5 पढ़ रहे हैं, यहाँ पर यहाँ बात की गई है सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन एंड अदर मिसलेनियस प्रोविजंस। सेक्शन 19 में प्रीवियस सैंक्शन नेसेसरी फॉर प्रोसिक्यूशन। सबक्लोज फर्स्ट पे लिखा हुआ है नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस of an offence punishable under section 7, 11, 13 and 15 alleged to have been committed by a public servant except with the previous sanction save as otherwise provided in the Lokpal and Lokayukt Act 2013। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर किसी पब्लिक सर्वेंट ने कोई ऑफेंस किया हुआ है तो क्या डायरेक्ट उस पर केस रजिस्टर्ड किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो फिर कैसे, और नहीं किया जा सकता तो किसकी परमिशन लेंगे। तो देखिए यहाँ सीधा सीधा से लिखा हुआ जैसे आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। सबसे पहले नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 7, 11, 13 और 15। तो सबसे पहले सेक्शन 7, 11, 13 और 15 को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रोविजन दिए गए हैं। चलिए जरा ध्यान दीजिए सभी लोग, ये मैंने लगा लिया आप यहाँ पर। सेक्शन 7 पर एक बार नजर डालिए। यहाँ बात की गई ऑफेंस रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट बीइंग ब्राइब्ड। जब लोक सेवक को रिश्वत दिए जाने से संबंधित जितने भी अपराध हैं, तो यहाँ पर लोक सेवक या तो अपने लिए ले या दूसरे के लिए भी रिश्वत लेता है, तो यहाँ सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग ऐसा कहा जाएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई ऑफेंस अगर कोई लोक सेवक के द्वारा किया जाता है तो क्या यहाँ पर परमिशन लेना आवश्यक है। हाँ, अब किस कंडीशन में, आप सबसे पहले हम चलते हैं सीधे सेक्शन 11 पर। सेक्शन 11 में जरा ध्यान दीजिए, यहाँ क्या बात की गई थी। सेक्शन 11 पे बात की गई है कि पब्लिक सर्वेंट ऑब्टेनिंग अनड्यू एडवांटेज विदाउट कंसिडरेशन फ्रॉम पर्सन कंसर्न इन प्रोसीडिंग्स और बिजनेस ट्रांजैक्शन बाय सच पब्लिक सर्वेंट। लोक सेवक जो ऐसे सेवक द्वारा की गई प्रक्रिया कारोबार से संपृक्त व्यक्ति से प्रतिफल के बिना आसमिक लाभ अभी प्राप्त करता है, प्रतिफल के बिना।
और सेक्शन 13 में यहाँ पर बात देखिए, क्रिमिनल मिसकंडक्ट बाय अ पब्लिक सर्वेंट, यानी लोक सेवक द्वारा आपराधिक अविचार। ये सभी आपको टिप्स पर याद करने हैं। और सेक्शन 15 में बात की गई पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट, यानी कि प्रयत्न के लिए दंड। तो ये 4 सेक्शन थे। इनसे संबंधित अगर कोई ऑफेंस की बात होती है कि जो लोक सेवक ने किया हो, आप जरा इसको थोड़ा सा समझिए। यहाँ पे क्लियर होगा। आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि अभियोजन पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता। क्या केस लगाने से पहले स्वीकृति की आवश्यकता है, और वो भी किससे रिलेटेड हो, जब ऑफेंस हो यहाँ पर लोक सेवक से रिलेटेड। तो देखिए जरा ध्यान दीजिए, यहाँ बात की गई है कोई न्यायालय धारा 7, धारा 11 और धारा 13 और धारा 15 के अधीन अपराध का संज्ञान जिसके संबंध में यह अभिकथित है कि वह लोक सेवक द्वारा किया गया है, इनकी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा किया गया है, और निम्नलिखित की पूर्व मंजूरी के बिना लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में यथा अन्यथा उबंधित के सिवाय। जहां तक देखिए, अगर लोकपाल या लोकायुक्त जो अधिनियम है 2013, इसमें अगर कोई प्रोविजंस दिए हैं तो उसके अकॉर्डिंग किया जा सकता है, अदरवाइज यहाँ पर नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? न्यायालय। और क्यों नहीं करेगा? जहां पर देखिए, सबसे पहले कौन कौन से सेक्शन की बात की गई है, सेक्शन 7, 11, 13 और 15, इसके अधीन दंडनीय अपराध। तो 7 में क्या दिया है, जल्दी से बताओ, अभी आपने जस्ट पढ़ा हुआ था। अगर हम सेक्शन 7 की बात करते हैं तो यहाँ पर बात की गई कि लोक सेवक को रिश्वत दिए जाने से संबंधित जितने भी अपराध हैं, यानी कि ऑफेंस रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट बीइंग ब्राइब, या तो वो अपने लिए लेता है या किसी दूसरे के लिए लेता है। सेक्शन 11 में भी बात की गई कि जहां पर कंसिडरेशन की बात होती है, विदाउट कंसिडरेशन कोई भी अनड्यू एडवांटेज रिसीव करता है, तो यहाँ पर मान लिया जाता है कि उसने सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग ऑफेंस किया है। और सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑफेंस की बात करते हैं, तो यहाँ पर सेक्शन 13 में बात की गई कि लोक सेवक द्वारा आपराधिक अविचार, यानी कि क्रिमिनल मिसकंडक्ट बाय अ पब्लिक सर्वेंट, सेक्शन 13 में। और सेक्शन 15 में यहाँ पर बात की गई कि किसी भी प्रयत्न के लिए, चाहे वो ब्राइब लेने से रिलेटेड हो, जो आपने सेक्शन 7 में पढ़ा, सेक्शन 11 में पढ़ा, सेक्शन 13 में पढ़ा, सेक्शन 15 जो 13 में पढ़ा हुआ है, इन सब के प्रयत्न की बात की गई कि इनसे रिलेटेड अगर यहाँ अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं तो भी यहाँ इस सेक्शन के अकॉर्डिंग बात की गई है। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए, चलिए अब यहाँ पर अगर इससे रिलेटेड कोई केस रजिस्टर्ड किया जा रहा है, तो केस रजिस्टर्ड करने के लिए किसकी परमिशन लेनी होगी। तो यहाँ पर कहा गया कि अगर इनसे रिलेटेड कोई भी न्यायालय अगर ट्रायल करना चाहता है लोक सेवक से संबंधित, तो सबसे पहले निम्नलिखित की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं करेगा। तो किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? तो सबसे पहले यहाँ पर का, खा और गा पर एक बार नजर डालिए। देखिए, कहा गया कि अगर कोई ऐसे व्यक्ति की दिशा में जो संघ के मामलों के संबंध में कोई भी कार्य कर रहा है, संघ का मतलब केंद्र सरकार से रिलेटेड, तो यहाँ पर यथा स्थिति नियोजित है या अभिकथित अपराध के किए जाने के समय नियोजित था, और जो अपने पद से केंद्रीय सरकार द्वारा या उसकी मंजूरी से हटाए जाने के सिवाय नहीं हटाया जा सकता, तो वहां पर किसकी परमिशन लेनी होगी? केंद्र सरकार की। अगर वो केंद्र सरकार का कर्मचारी, तो केंद्र सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। वैसे ही सेम यहाँ पर देखिए, अगर राज्य के मामलों के संबंध में अगर कहीं वो नियोजित है कोई भी, तो यहाँ पर किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? राज्य सरकार की। अब यहाँ तीसरा पॉइंट है कि अगर कोई अदर अथॉरिटी है, जैसे कि गांव में आपने कल पढ़ा हुआ था, किसी अन्य व्यक्ति की दिशा में उसके पद से हटाने के लिए जो सक्षम प्राधिकारी है, उसकी परमिशन लेना आवश्यक होगा। इतना क्लियर है? तो सीधी सी आप बात समझिए, यहाँ पर सेक्शन 19 में जो आपने पढ़ा हुआ, सेक्शन 19 और सब क्लोज आप फर्स्ट पढ़ रहे थे, इसमें आपने ए, बी और सी यानी का, खा, गा में यहाँ पे देखा। तो यहाँ पर आप बात कर सकते हैं केंद्र सरकार की परमिशन, और बी में आप बात कर सकते हैं राज्य सरकार की, या और सी में आप बात कर सकते हैं सक्षम प्राधिकारी, जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हो उसकी परमिशन लेना आवश्यक होगा। तभी यहाँ सेक्शन 7, सेक्शन 11 और सेक्शन 13 और सेक्शन 15 से रिलेटेड किसी भी लोक सेवक पर कोई भी केस रजिस्टर्ड किया जा सकता है और न्यायालय यहाँ पर ट्रायल कर सकता है, अदरवाइज नहीं करेगा। जो इंग्लिश मीडियम के वो भी थोड़ा सा यहाँ पर नजर डाल लीजिएगा।
देखिए सेक्शन 19 सब क्लोज फर्स्ट पर यहाँ नजर डालते हैं। प्रीवियस सैंक्शन नेसेसरी फॉर प्रोसिक्यूशन, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ए, बी और सी पॉइंट हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए कहा गया है इन द केस ऑफ पर्सन हु इज एम्प्लॉयड और एज द केस में बी was at the time of commission of the alleged offense employed in connection with the affairs of the union। अगर वो किसी भी ऐसे केंद्र के लिए कार्य कर रहा है और उस समय उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया है तो यहाँ पर परमिशन हम किसकी लेंगे, कहा गया ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेना आवश्यक होगा। सेम वही कंडीशन यहाँ पर बी में भी है, बस यहाँ पर मैटर कितना है, हु इज एम्प्लॉय और एज द केस में बी was at the time of commission of the alleged offense employed, और किस में कनेक्शन में कार्य कर रहा था, in connection with affairs of a state and is not removable from his office save by or with the sanction of the state government। तो अगर यहाँ पर कार्रवाई करनी है तो सबसे पहले यहाँ स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी, तभी उस पर कोई भी कार्रवाई की जा सकती है, अदरवाइज नहीं। तो ए में आपने पढ़ा कि सेंट्रल गवर्नमेंट और बी में आपने पढ़ा स्टेट गवर्नमेंट। और अदर केस से रिलेटेड है तो देखिए यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, कहा गया इन द केस ऑफ एनी अदर पर्सन ऑफ द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू रिमूव हिम फ्रॉम हिज ऑफिस, जो उसको उसके ऑफिस से यानी कि जो उसके पद से उसे हटा सकता हो, ऐसा कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है तो उससे परमिशन लेना आवश्यक होगा। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं 19 सब क्लोज फर्स्ट का ए, बी, सी। ए बराबर सेंट्रल, बी के अकॉर्डिंग आप हो सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट और सी के अकॉर्डिंग अदर अथॉरिटी यानी कंपिटेंट अथॉरिटी की बात कर सकते हैं। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, प्रोवाइडेड दैट पर एक बार नजर डालते हैं हम लोग जल्दी से। देखिए यहाँ पर बात की गई है कि परंतु किसी पुलिस अधिकारी या किसी अन्वेषक अभिकरण के किसी अधिकारी या अन्य विधि प्रवर्तन प्राधिकारी से भिन्न, ध्यान दीजिएगा, परंतु किसी पुलिस अधिकारी या किसी अन्वेषक अभिकरण के किसी अधिकारी या अन्य विधि प्रवर्तन प्राधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा इस धारा में निर्दिष्ट अपराधों में से किसी अपराध का न्यायालय द्वारा संज्ञान लिए जाने के लिए ऐसी सरकार या ऐसे प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के लिए यथास्थिति समुचित सरकार या सक्षम प्राधिकारी को कोई अनुरोध तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि, यहाँ पर देखिए पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अगर आता है तो ही यहाँ पर सक्षम प्राधिकारी को इससे रिलेटेड वो किए जा सकते हैं। किस किस में, पर यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या कहा गया कि पुलिस अधिकारी या फिर किसी अन्वेषक अभिकरण के किसी अधिकारी या अन्य विधि प्रवर्तन अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा इस उपधारा में निर्दिष्ट अपराधों में से, तो किस किस को कहा गया, इनको आवश्यक नहीं है, पुलिस अधिकारी हो, कोई अन्वेषक अभिकरण का अधिकारी हो या कोई अन्य प्रवर्तन अधिकारी हो जो विधि को प्रवर्तन में करता हो, उससे भिन्न। और इस धारा में अपराधों से रिलेटेड बात कर रहे हैं कि किसी भी अपराध का न्यायालय द्वारा संज्ञान लिए जाने के लिए ऐसी सरकार या ऐसे प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के लिए यथास्थिति समुचित सरकार या सक्षम प्राधिकारी को कोई अनुरोध तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि, कौन कौन, अगर पुलिस अधिकारी है ये कर सकते हैं, कोई अन्वेषक अभिकरण का अधिकारी है वो कर सकता है, कोई विधि का प्रवर्तन अधिकारी है वो भी कर सकता है, लेकिन बाकी की दशा में यहाँ जो ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स हैं इनको फॉलो करना आवश्यक है, तभी वो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। किन किन कंडीशनों में, जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो इंग्लिश मीडियम के वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए प्रोवाइडेड दैट में क्या कहा जा रहा है, प्रोवाइडेड दैट नो रिक्वेस्ट कैन बी मेड, किससे, बाय द पर्सन अदर देन अ पुलिस ऑफिसर, जो कि पुलिस ऑफिसर नहीं है उस व्यक्ति के लिए, और एन ऑफिसर ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, या किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का ऑफिसर नहीं है, या फिर अदर लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी नहीं है। तो इनमें से क्या कह रहे हैं, प्रोवाइडेड दैट नो रिक्वेस्ट कैन बी मेड, ये तो कर सकते हैं पुलिस ऑफिसर भी, एन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वाला या इन्फोर्समेंट अथॉरिटी, ये लोग तो कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं कर सकते। कौन कौन नहीं कर सकता, तो यहाँ पे देखिए कहा गया टू द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एज द केस में बी for the previous sanction of such government or authority for taking cognizance by the court of any of the offence specified in subsection
अनलेस, जो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड दिए गए इनमें जो टर्म्स कंडीशन है इनके अलावा नहीं कर सकता। तो कौन कौन देखें जरा यहाँ पे। फर्स्ट में, सच पर्सन हैज फिल्ड अ कंप्लेंट इन अ कॉम्पिटेंट कोर्ट। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कंप्लेंट फाइल की है, कहाँ पर की है, कॉम्पिटेंट कोर्ट में, अबाउट द एलेग्ड ऑफेंस फॉर विच द पब्लिक सर्वेंट इज sought टू बी प्रोसिक्यूटेड। देखिए यहाँ पर पहली बात की गई, जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, नॉर्मल व्यक्ति, जैसे आप और हम अगर कोई लोक सेवक के अगेंस्ट में कोई कंप्लेंट करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कंप्लेंट रजिस्टर्ड करानी पड़ेगी कॉम्पिटेंट कोर्ट में, उसके बाद ही हम परमिशन के लिए एप्लीकेशन फाइल करेंगे, अदरवाइज नहीं। अब सेकेंड पॉइंट में क्या कह रहे हैं यहाँ पर, देखिए जरा ध्यान दीजिए। द कोर्ट हैज नॉट डिसमिस द कंप्लेंट अंडर सेक्शन 203 of the Code of Criminal Procedure 1973 and directed the complainant to obtain the sanction for prosecution against the public servant for further proceeding। अब यहाँ पर देखिए जरा ध्यान दीजिए क्या कहा गया, the court has not dismissed the complaint under section 203। अगर कोर्ट ने यहाँ पर सेक्शन 203 के अकॉर्डिंग कंप्लेंट अगर डिसमिस कर दी है ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, जो कि सीआरपीसी के सेक्शन 203 के अकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं, एंड डायरेक्टेड टू कंप्लेनेंट टू ऑब्टेन द सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट फॉर फर्दर प्रोसीडिंग। तो कहा गया कि पहले उसके लिए कंप्लेनेंट, जो कंप्लेंट करने वाला व्यक्ति है, वो इसके लिए अगर कंप्लेंट करना चाहता है वो पब्लिक सर्वेंट के लिए, तो यहाँ पर परमिशन लेके आए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की, उसके बाद इसकी केस की सुनवाई की जा सकती है। जो हिंदी मीडियम के वो जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए फर्स्ट में क्या कहा गया, एक मिनट इस लाइन पर रहेगा प्लीज। देखिए ऐसे व्यक्ति ने ऐसे अभिकथित अपराधों के बारे में जिनके लिए लोक सेवक को अभियोजित किए जाने की इच्छा की गई है, किसी सक्षम न्यायालय में कोई परिवाद फाइल ना किया हो, तो अगर कोई भी व्यक्ति लोक सेवक को अभियोजित करने की इच्छा रखता है या तो किसी सक्षम न्यायालय में सबसे पहले परिवाद फाइल करना होगा, उसके बाद ही वो परमिशन के लिए एप्लीकेशन लगा सकता है। सेकंड पॉइंट में बात की गई कि न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 203 के अधीन परिवाद खारिज न कर दिया हो और परिवादी को लोक सेवक के विरुद्ध अभियोजन के लिए आगे कार्रवाई करने के लिए मंजूरी अभी प्राप्त करने का निर्देश न दिया हो, तो तभी यहाँ पर क्या करेंगे आगे, अगर ऐसी कंडीशन है तो ही वो यहाँ पर आगे पूर्व मंजूरी के लिए आवेदन लगाया जाएगा। किसके पास लगाएंगे, समुचित सरकार या फिर सक्षम प्राधिकारी। ये बात सभी को समझ में आ रही कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए बात समझिए, क्या कहा गया कि किसी पुलिस अधिकारी के, अगर कोई पुलिस अधिकारी किसी केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है या कोई भी अन्वेषण अभिकरण के लिए किसी अधिकारी के लिए और किसी अन्य विधि के प्रवर्तन प्राधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा, अगर कोई प्राधिकारी है इनमें से, इन तीनों में से कोई भी, तो इनको पूर्व मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। ये जांच भी कर सकते हैं, अन्वेषण भी कर सकते हैं, अगर इनको इसके लिए राज्य सरकार द्वारा अपॉइंट किया गया है तो। अब अगर नॉर्मल व्यक्ति करना चाहे तो उसे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे परिवाद फाइल करना होगा और फिर यहाँ पे सक्षम प्राधिकारी से या फिर समुचित सरकार से परमिशन के लिए आवेदन करना होगा। फिर अगर कोर्ट ने धारा 203 के अकॉर्डिंग, सीआरपीसी के जो सेक्शन 203 है, इसके अकॉर्डिंग किसी परिवाद को अगर खारिज कर दिया हो और डायरेक्शन दिया गया हो कि सबसे पहले आप न सक्षम प्राधिकारी से परमिशन लेके आइए, तो यहाँ पर परमिशन लेंगे और इसके बाद फिर उस पर केस रजिस्टर करेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट के लिए हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। देखिए जरा परंतु में क्या कहा गया कि कितने टाइम पीरियड के लिए बात की गई थी कि अगर किसी लोक सेवक से कोई परमिशन लेनी हो तो कितना समय पीरियड उसके लिए चाहिए। तो जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगला जरा ध्यान दीजिए। कहा गया कि यह और कि पुलिस अधिकारी या किसी अन्वेषक अभिकरण के किसी अधिकारी या अन्य प्रवर्तन प्राधिकारी से भिन्न व्यक्ति से अनुरोध प्राप्त होने की दशा में, किन किन से, या तो पुलिस अधिकारी से नहीं हुआ, ना ही अन्वेषण अधिकारी से हुआ, ना ही किसी प्रवर्तन अधिकारी से प्राप्त हुआ है, किसी अन्य व्यक्ति से होता है, तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे, जो समुचित सरकार है या फिर सक्षम प्राधिकारी है जो, वो संबंध लोक सेवक को सुने जाने का अवसर प्रदान किए बिना किसी लोक सेवक को अभियोजित करने के लिए मंजूरी नहीं देगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर इनमें से नहीं मिला, अगर किसी पुलिस अधिकारी द्वारा दिया गया है या किसी अन्वेषण प्राधिकरण के द्वारा दिया गया, अभिकरण के द्वारा दिया गया है, उसके किसी अधिकारी द्वारा, या किसी विधि के प्रवर्तन के प्राधिकारी से। विधि का प्रवर्तन प्राधिकारी कौन होता है,
जिसको सरकार द्वारा अपॉइंट किया गया हो और वो जाकर के ऑफिसों में चेक करता हो कि कोई व्यक्ति रिश्वत तो नहीं ले रहा, उसको पहले से ही प्राधिकार दिया गया है तो उसको परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। उनके इन लोगों से भिन्न, इन तीनों लोगों से भिन्न किसी व्यक्ति के द्वारा अगर आवेदन किया जाता है तो जो समुचित सरकार है, ये जो सक्षम प्राधिकारी है, वो सबसे पहले क्या करेगा, जिस लोक सेवक के अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल की गई है उसको पहले सुने जाने का अवसर देगा और उसके बाद ही परमिशन यहाँ पे देगा, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर पहले लोक सेवक को अवसर कैसे प्रदान करेंगे, देखिए यहाँ लिखा गया कि अवसर प्रदान किए बिना किसी भी लोक सेवक को आयोजित करने के लिए मंजूरी नहीं देगा। फर्स्ट परंतु में जैसे कि जो इंग्लिश मीडियम के वो भी जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया, प्रोवाइडेड further that in the case of request from the person other than a पुलिस ऑफिसर, किसके द्वारा, जो कि पुलिस ऑफिसर ना हो, और एन ऑफिसर ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एंड अदर लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी, इन तीनों में से कोई भी व्यक्ति ना हो तो यहाँ पर क्या बात की गई है, देखिए जरा ध्यान दीजिए। कहा गया द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शैल नॉट अकॉर्ड सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट अ पब्लिक सर्वेंट, कैसे, विदाउट providing an opportunity of being heard to the concerned public servant, जो भी उससे संबंधित पब्लिक सर्वेंट है उसको पहले सुनेंगे, सुनने के बाद ही यहाँ पे परमिशन अथॉरिटी दे सकता है। कौन दे सकता है, तो या तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो इन लोगों का दायित्व बनता है कि इनमें से जो तीन लोग ऊपर बताए गए, सबसे पहले जो पुलिस ऑफिसर नहीं है, ना इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का ऑफिसर है, ना ही कोई अदर लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी का ऑफिसर है, तो उन लोगों को छोड़ करके अदर पर्सन से कोई भी एप्लीकेशन मिलती है तो उस एप्लीकेशन के लिए सबसे पहले उस पब्लिक सर्वेंट को भी सुनेंगे और इसके बाद आगे परमिशन के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। नेक्स्ट जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, बात करेंगे प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, एक मिनट का इस लाइन पर रहिएगा प्लीज। वॉइस क्लियर है, एक बार प्लीज कंफर्म कर दीजिए, मुझे लगा नेटवर्क शायद डिस्कनेक्ट हुआ कुछ। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। हाँ देखिए जरा नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और एनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, या तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो या फिर एनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हो, shall after the receipt of the proposal requiring sanction for prosecution of a public servant, किसी भी पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड कोई भी प्रपोजल जब उसे रिसीव होता है किसके लिए, सैंक्शन फॉर द प्रोसिक्यूशन, तो इस पर्पज के लिए क्या करेंगे, अंडर दिस सबसेक्शन एंडेवर टू कन्वे द डिसीजन ऑन सच प्रपोजल विद इन अ पीरियड ऑफ द 3 मंथ्स, तो कितने टाइम में वो प्रपोजल को कन्वे करेंगे, 3 मंथ्स में। फिर अगला जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम द डेट ऑफ हिज रिसिप्ट, जिस डेट से वो एप्लीकेशन रिसिप्ट हुई है उस डेट से। फिर नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, देखिए जो हिंदी मीडियम के वो भी जरा ध्यान दीजिएगा। कहा गया कि परंतु यह भी कि समुचित सरकार या कोई सक्षम प्राधिकारी इस उपधारा के अधीन किसी लोक सेवक के अभियोजन के लिए मंजूरी की अपेक्षा करने वाले प्राधिकारी की अपेक्षा करने वाले, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ प्लीज ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ इसमें। परंतु यह भी कि समुचित सरकार या कोई सक्षम प्राधिकारी इस उपधारा के अधीन किसी लोक सेवक के अभियोजन के लिए मंजूरी की अपेक्षा करने वाले प्रस्ताव की प्राप्ति के पश्चात उसकी प्राप्ति की तारीख से 3 मास की अवधि के भीतर उस प्रस्ताव पर अपना निश्चय देने का प्रयास करेगा। तो कितने टाइम पीरियड के बाद, कितने टाइम पीरियड में, विद इन 3 मंथ्स। फिर अगला जरा यहीं पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बात की गई है कि परंतु यह भी कि उस दशा में जहां अभियोजन हेतु मंजूरी प्रदान करने के लिए प्रयोजन के लिए कोई भी विधिक परामर्श अगर अपेक्षित है, मान लीजिए उसको परमिशन देना, लेकिन उससे पहले लीगल एडवाइस लेना कंपलसरी है या लग रहा है कि जरूरी है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर देखिए क्या किया जाएगा, वहां ऐसी अवधि को लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, ऐसे कारणों को लेखबद्ध किया जाएगा,
यानी कि रिकॉर्डेड किया जाएगा, और इसके बाद में यहाँ पर 1 मास के लिए यानी कि 1 मंथ के लिए और अवधि को बढ़ाया जाएगा और उसको आगे फिर कंटिन्यू कर सकते हैं, यानी कि 1 मंथ के लिए फिर उसे विस्तारित किया जा सकता है। नेक्स्ट जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, परंतु यह भी कि केंद्रीय सरकार किसी लोक सेवा के अभियोजन हेतु मंजूरी देने के प्रयोजन के लिए ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत भी भेद कर सकेगी जो वह आवश्यक समझे। कौन कर सकेगा यहाँ पर, जरा ध्यान दीजिए, सरकार कौन सी है, केंद्रीय सरकार। ये यहाँ पर रूल्स बना सकते हैं कि जो किस तरह से अगर कोई लोक सेवक के अगेंस्ट में कोई एप्लीकेशन फाइल होती है तो उसमें कैसे परमिशन दी जा सकती है। क्लियर है इतना, चलिए ध्यान दीजिएगा, जो इंग्लिश मीडियम के वो भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर बात की गई कि प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट इन केस वेयर फॉर द पर्पस ऑफ ग्रांट ऑफ सैंक्शन फॉर द प्रोसिक्यूशन लीगल कंसल्टेशन इज रिक्वायर्ड, सच पीरियड में फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग बी एक्सटेंडेड बाय अ फर्दर पीरियड ऑफ 1 मंथ। कितने पीरियड के लिए, 1 मंथ के लिए फिर से एक्सटेंड किया जा सकता है। अगर कोई भी ऐसा लीगल कंसल्टेशन के लिए लीगल कंसल्टेशन अगर रिक्वायर्ड है या किसी अदर कारण से भी ऐसा लगता है तो वहां पर जो अथॉरिटी है वो 1 मंथ के लिए टाइम एक्सटेंड की जा सकती है, पर उस रीजन को रिकॉर्डेड करने के बाद। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट में, जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर कहा गया, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट में फॉर द पर्पज ऑफ सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट प्रेस्क्राइब सच गाइडलाइंस एज इट कंसिडर नेसेसरी। जैसा यहाँ आवश्यक लगता है तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यहाँ पर क्या कर सकता है, पब्लिक सर्वेंट को प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड कोई भी गाइडलाइंस यहाँ पर बना सकते हैं, प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, और उसको जो भी अथॉरिटी होगा वो यहाँ पर फॉलो करके दे सकता है। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, एक्सप्लेनेशन पर हम लोग यहाँ पर नजर डालते हैं। जो हिंदी मीडियम के वो भी जरा ध्यान दीजिएगा, स्पष्टीकरण पर एक नजर डालिए जल्दी से। देखिए कहा गया, उपधारा 1 के प्रयोजन के लिए लोक सेवक पद में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित हैं। कौन कौन से सम्मिलित होंगे, देखिए कहा गया सबसे पहले, ऐसा व्यक्ति जिसने उस अवधि के दौरान में जिसमें अभिकथित रूप से अपराध किया गया है पद धारण करना बंद कर दिया था। जब उसने कोई ऑफेंस किया उस समय उसने पद धारण करना बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी उसने ऑफेंस तो किया है, ऐसा लोगों को विश्वास दिलाते हुए कि उसने वो एक लोक सेवक है, तो यहाँ पर उसके संबंध में लोक सेवक माना जाएगा। खा में जरा ध्यान दीजिए, ऐसा व्यक्ति जिसने उस अवधि के दौरान जिसमें अभिकथित रूप से अपराध किया गया है पद धारण करना बंद कर दिया था और वह उस पद से भिन्न कोई अन्य पद धारण कर रहा था जब अभिकथित रूप से अपराध किया हो, भले ही वो कोई दूसरा पद धारण कर रहा हो, लेकिन उसने पिछले पद धारण का लोगों को विश्वास दिलाते हुए कोई भी कार्य अगर ऐसा कर दिया है तो यहाँ पर मान लिया जाए तो भी उसको लोक सेवक उस पद के लिए माना जाएगा। जो कि इंग्लिश मीडियम के वो भी जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है एक्सप्लेनेशन में, फॉर द पर्पसेस ऑफ द सेक्शन फर्स्ट द एक्सप्रेशन पब्लिक सर्वेंट इंक्लूड सच पर्सन ए हु हैज ceased to hold the office during which the offence is alleged to be have been committed। बी में जरा ध्यान दीजिएगा, who has ceased to hold the office during which the offence is alleged to have been committed and is holding an office other than the office during which the offence is alleged to have been committed। यहाँ पे देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, बी नंबर जो पॉइंट्स है इस पर देखिए, who has ceased to hold the office during which the offence is alleged to have been committed। जब वो ऑफेंस कर रहा है and is holding an office other than the office during which the offence is alleged, जो उस पर आरोप लगाए गए हैं उस समय वो दूसरा पद धारण कर रहा था, लेकिन उसने उस पद को भी धारण करते हुए पिछले पद पर उसने कोई भी ऑफेंस क्रिएट कर दिया, कमिट कर दिया है, तो यहाँ पर इस कंडीशन के लिए भी उसको क्या मान लिया जाएगा कि ये पब्लिक सर्वेंट है। अगला जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, सब क्लोज 2 पर एक बार नजर डालते हैं। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या कहा गया, जहां किसी कारण से इस बाबत शंका उत्पन्न हो जाए कि उपधारा 1 के अधीन अपेक्षित पूर्व मंजूरी केंद्रीय सरकार या फिर राज्य सरकार
और या फिर किसी अन्य प्राधिकारी में से किसके द्वारा दी जानी चाहिए, वहां ऐसी मंजूरी उस सरकार या प्राधिकारी द्वारा दी जाएगी जो लोक सेवक को उसके पद से उस समय हटाने के लिए सक्षम था जिस समय अपराध किए जाना अभिकथित था। जिस समय भी अपराध किया हुआ था, तो चाहे वो केंद्रीय सरकार का कर्मचारी हो, चाहे वो राज्य सरकार का कर्मचारी हो, तो उस प्राधिकारी से, किसी भी अन्य प्राधिकारी से भी किससे परमिशन लेंगे, तो उस व्यक्ति से लेंगे जिसको ये पावर हो कि उस लोक सेवक को पद से हटाया जा सकता है, तो उसी व्यक्ति से यहाँ पे परमिशन ले सकता है। तो चलिए जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, देखिए जैसा यहाँ पर कहा गया, सब क्लोज 2 पर एक बार नजर डालिए। Wherefore any reason whatsoever any doubt arise as to whether the previous sanction as required under subsection first should be given the central government or the state government or any other authority। जहां पर ये डाउट हो कि किससे परमिशन लेनी है, तो वहां पे क्या देखेंगे, सबसे पहले देखिए जरा ध्यान दीजिए, such sanction shall be given by the government or authority which would have been competent to remove the public servant। जो उस पब्लिक सर्वेंट को उसकी जॉब से हटाने के लिए सक्षम हो, उससे यहाँ पर परमिशन ली जा सकती है। फ्रॉम हिज ऑफिस एट द टाइम व्हेन द ऑफिस वाज एलेक्ट टू हैव बीन कमिटेड। जब उसने ऑफेंस किया हो तो वो किसके सबऑर्डिनेशन में काम कर रहा है और किसको पावर है, उससे यहाँ पे परमिशन ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं सब क्लोज नंबर 3 पर। 3 पे जरा ध्यान दीजिएगा। हेलो, वॉइस ब्रेक हो रही है। ओके, एक मिनट जरा लाइन पे रहिएगा प्लीज। देखिए जरा ध्यान दीजिए, हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं सब क्लोज 3 सेक्शन 19 सब क्लोज 3। एक बार देखिए जरा ध्यान दीजिए, यहाँ बात की गई है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी, का नंबर पर ध्यान दीजिए, उपधारा 1 के अधीन अपेक्षित मंजूरी में किसी अनियमितता, लोप या मंजूरी के कारण अपील न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण, पुष्टिकरण या अपील में विशेष न्यायालय द्वारा पारित कोई निष्कर्ष, दंडादेश या आदेश तब तक परिवर्तित या उल्टा नहीं जाएगा जब तक कि उस न्यायालय की राय में उसके कारण यथार्थ में न्याय नहीं हो सका। अगर कोर्ट को ये फील होता है कि न्याय नहीं हो सका है, तो कोई भी कोर्ट यहाँ पर किसी भी जजमेंट को ना तो चेंज करेगा और ना ही उसे उल्टेगा। तो देखिए जरा ध्यान दीजिए, इंग्लिश मीडियम के वो भी नजर डाल लीजिए एक बार। Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure 1973, सब क्लोज ए पर नजर डालते हैं। नो फाइंडिंग, सेंटेंस और ऑर्डर पास बाय a special judge shall be reserved or altered by a court in appeal। जो अपीलेट कोर्ट है, अगर किसी स्पेशल जज ने कोई भी जजमेंट या कोई भी ऑर्डर पास किया है, तो उसको यहाँ पर तब तक नहीं अल्टर करेंगे जब तक कि कंफर्मेशन और रिवीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ द एब्सेंस ऑफ और एनी एरर, ओमिशन, इरेगुलरिटी इन द सैंक्शन रिक्वायर्ड अंडर सबसेक्शन फर्स्ट। देखिए, ना तो कोई भी अपील में, ना ही रिवीजन में, कोई भी कंफर्मेशन में, किसी भी ग्राउंड पर, भले ही किसी एब्सेंस के लिए या किसी एरर के लिए, किसी ओमिशन के लिए या किसी इरेगुलरिटी के लिए, इन द सैंक्शन रिक्वायर्ड अंडर सबसेक्शन फर्स्ट अनलेस इन द ओपिनियन ऑफ दैट कोर्ट, जब तक कि उसको ये राय ना हो कोर्ट की a failure of justice has in fact been occasioned thereby। अगर उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जजमेंट नहीं हो पाया है, न्याय नहीं हो पाया है, तभी वो ऐसा कार्य करेगा, अदरवाइज नहीं करेंगे। और बी पर जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नो कोर्ट शैल स्टे द प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट। कोई भी कोर्ट यहाँ पर प्रोसीडिंग को स्टे नहीं करेगा, ना ही रोकेगा उसे, ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी एरर, omission or irregularity in the sanction granted by the authority unless it is satisfied that such error, omission, irregularity
हैज रिजल्टेड इन अ फेल्योर ऑफ जस्टिस, जब तक उसको ये ना लगे कि कोई भी इरेगुलरिटी है या एरर है या ओमिशन है, इसकी वजह से जस्टिस फेल्योर हो गया है, तो ही वो यहाँ पर कोई भी ऑर्डर या फिर स्टे यहाँ पर प्रोसीडिंग में स्टे करेगा, अदरवाइज स्टे नहीं करेगा। जैसे कि जो हिंदी मीडियम के वो भी जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए कहा गया, खा नंबर पॉइंट पर नजर डालिए। इस अधिनियम के अधीन किसी कार्रवाई को किसी न्यायालय द्वारा प्राधिकारी द्वारा दी गई मंजूरी में किसी अनियमितता या लोप या त्रुटि के कारण रोका नहीं जाएगा, जब तक कि यह समाधान ना हो जाए कि ऐसी अनियमितता हुई है, कोई लोप हुआ है या कोई त्रुटि के परिणाम स्वरूप न्याय नहीं हो सका है। तभी कोई कोर्ट, जब कोर्ट को यह फील हो जाए कि न्याय नहीं हो सका, इन कारण से किसी भी कोई अनियमितता की गई थी, कोई लोप किया गया था या कोई त्रुटि की गई थी, तो इसका परिणाम यह है कि न्याय नहीं हो सका, तो ही यहाँ पर कुछ भी कोर्ट में कोई भी यहाँ पर रोका जा सकता है, अदरवाइज कोई भी कोर्ट ऐसा नहीं करेगा। गा पर जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कहा गया, देखिए इस अधिनियम के अधीन की किसी कार्यवाही को किसी न्यायालय द्वारा किसी अन्य आधारों पर नहीं रोका जाएगा, और किसी न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण के अधिकारों का प्रयोग किसी जांच, सुनवाई, अपील या अन्य कार्यवाही में पारित किसी अंतर्वर्ती आदेश के संबंध में नहीं किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी कहा गया कि कोई भी, चाहे वो जांच का हो, सुनवाई का हो, अपील का हो या अन्य कार्रवाई में पारित किसी भी अंतर्वर्ती आदेश के संबंध में नहीं करेगा। कोई भी क्या नहीं करेंगे, कोई भी न्यायालय पुनरीक्षण के अधिकारों का प्रयोग नहीं करेंगे। कौन सा यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ पर सेक्शन 19 सब क्लोज 3 और 3 का सी यानी कि गा। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, जो इंग्लिश मीडियम के वो भी नजर डाल लीजिए। यहाँ पर सी में ध्यान दीजिए। नो कोर्ट शैल स्टे द प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट on any other ground, that no court shall exercise the power of revision in relation to any interlocutory order passed in any inquiry, trial, appeal or other proceeding। तो कोई भी कोर्ट यहाँ पर क्या नहीं करेगा, पावर ऑफ रिवीजन को यूज नहीं करेगा। अब यहाँ पर देखिए जरा सब क्लोज नंबर 4 पर नजर डालते हैं हम लोग। पर देखिए क्या कहा गया यहाँ पर, the determining under subsection 3 whether the absence of or any error, omission or irregularity। देखिए 4 पॉइंट्स यहाँ दिए गए, absence, any error, omission and irregularity in such sanction has occasion or resulted in a failure of justice। अगर ऐसा लगता है कि इनके कारण कोई जस्टिस फेलियर हुआ है, तो फिर the court shall have regard to the fact whether the objection could and should have been raised at any earlier stage in the proceeding। अगर कोई भी ये जो हुए हैं, चाहे वो एब्सेंस हुए हो, चाहे एनी एरर हुआ हो, चाहे वो ओमिशंस हुआ हो, चाहे वो इरेगुलरिटी हुआ हो, इनमें से कोई भी तो उस समय ऑब्जेक्शन उठाया हुआ हो जब ये क्रिएट किए गए थे या कमिट किए गए थे, इनकी वजह से जस्टिस फेलियर हो रहा था, तो ही कोर्ट इन्हें अब विचार में लेगा, अदरवाइज उनके लिए कोई इंटरटेन नहीं करेगा। तो जैसे हिंदी मीडियम के वो भी जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए 4 नंबर पॉइंट में, उपधारा 3 के अधीन अवधारणाओं के लिए ऐसी मंजूरी के अभाव या किसी अनियमितता, लोप या त्रुटि के कारण न्याय नहीं हो सका, उसे ऐसा लग रहा है कोर्ट को, तो न्यायालय इन तथ्यों को विचार में लेगा कि आपत्ति कब की गई, उस समय आपत्ति की गई कि नहीं। भाई आपके साथ अगर कोई घटना घटती तो आपको उसी समय ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए कि नहीं ये गलत है, रुको। अगर आप नहीं उठा रहे, इसका मतलब कंसेंट दे रहे हो। तो यहाँ पर देखिए जरा ध्यान दीजिए, किसी कार्रवाई के दौरान उठाई जा सकती थी और उठाई गई हो। जब भी कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग चल रही है, अगर वहाँ लग रहा है कि कोई भी अनियमितता की जा रही है, लोप किया जा रहा है, त्रुटि किया जा रहा है, तो तुरंत ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए। अगर आप ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहे हो तो इसका मतलब है कि आप सहमत हो उन सारी चीजों से और उसे आगे कंटिन्यू करने की परमिशन दे रहे हो। तो कोर्ट फिर बाद में उन बातों पर विचार नहीं करेगा, तो बोले कि जब ऐसा हो रहा है तभी आपको ऐसा करना चाहिए, या कोई भी मंजूरी का अभाव है वहां पर, इन सभी 4 पॉइंट पर कभी भी ऐसे कोर्ट के केस में अगर ऐसा होता है तो उस सिचुएशन में ऐसा किया जा सकता है। तो कब आपत्ति उठानी चाहिए, जब ये चीजें घट रही हो, इनकी वजह से कोई नुकसान हो रहा हो। अगर पार्टी चुपचाप उसे सहते रहते आगे कंटिन्यू कर रहा है तो कोर्ट इन बातों पर फिर बाद में भी वहां पर ध्यान नहीं देगा। देखिए अगला जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर स्पष्टीकरण पर। इस धारा के प्रयोजन के लिए त्रुटि क्या होती है, त्रुटि में मंजूरी देने वाले प्राधिकारी की सक्षमता शामिल है। जो मंजूरी दे रहा है
फिर से रिपीट कर रहा हूँ एक बार। त्रुटि में मंजूरी देने वाला जो प्राधिकारी की सक्षमता शामिल है कि जो प्राधिकार सक्षम है, तो क्या वो वास्तविक जिसने मंजूरी दी है वो सक्षम था, पहली बात। अगर इससे संबंध में कोई भी ऑब्जेक्शन था तो तुरंत उसी समय जब वो सक्षमता के लिए कोई भी वहाँ मंजूरी दी गई है तो तुरंत ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए कि ये जो सक्षम अथॉरिटी ही नहीं है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ही नहीं है जिसने यहाँ पे ऐसी परमिशन दी गई है। बाद में नहीं सुनेंगे कि जब जजमेंट के टाइम में पहुंच गए तब वहां पर वो बोल रहे हैं। देखिए ज़्यादा ध्यान दीजिए, अभियोजन के लिए अपेक्षित मंजूरी कहा गया कि अभियोजन के लिए अपेक्षित मंजूरी में किसी विहित प्राधिकारी के आवेदन पर किया जाने वाला अभियोजन की आवश्यकता का संदर्भ, अन्यथा किसी विहित व्यक्ति द्वारा दी गई मंजूरी या इसी प्रकृति की अन्य अपेक्षा सम्मिलित है। तो यहाँ पर मंजूरी का मतलब कौन है? देखिए, विहित प्राधिकारी का मतलब वो होता है कि ऐसा प्राधिकारी जो सक्षम हो ये परमिशन देने के लिए। तो कहा गया कौन सा? अगर स्टेट का कर्मचारी है तो स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी अधिकारी जो वहां पर प्रेस्क्राइब किया हो वो यहाँ दे सकता है, या सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी अधिकारी दे सकता है जिसको ये परमिशन हो कि उसे उसकी जॉब से रिमूव कर सकता है। फिर अगली यहाँ पर बात की गई कि अदर अथॉरिटी में क्या है? अदर अथॉरिटी में यह कि कोई भी व्यक्ति जो ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी है ना ही स्टेट गवर्नमेंट का कर्मचारी है, किसी अन्य उसका प्राधिकारी का कोई भी कर्मचारी है और जिसको हटाने की परमिशन है उसको जॉब से, तो उसी व्यक्ति से परमिशन लेने के लिए आवश्यक है। जैसे नगरीय निकाय वगैरह होते हैं उनमें ऐसी परमिशन की बात होती है। चलिए जरा ध्यान दीजिए। अब हम चल रहे हैं सीधे सेक्शन 20 पर। अभी मुझे ये बताइए कि यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? प्लीज जल्दी से बताइए। चलो आगे कंटिन्यू करें, ध्यान दीजिए। सेक्शन 20 पर एक बार नजर डालिए जल्दी से। देखिए यहाँ पर कहा गया कि जहां लोक सेवक आसामयिक लाभ प्रतिगृहित करता है वहां अवधारणा क्या होगी। कोई भी लोक सेवक है और जो आसामयिक लाभ प्राप्त कर रहा है, ड्यू एडवांटेज रिसीव कर रहा है, तो यहाँ पर उसके लिए कोर्ट अवधारणा क्या करेगा? तो जैसे देखिए यहाँ पे बात की गई थी धारा 7 और धारा 11, 7 और 11 के अधीन दंडनीय किसी अपराध के विचारण में यह साबित कर दिया जाता है कि किसी अपराध के अभियुक्त लोक सेवक ने किसी व्यक्ति से कोई असामयिक लाभ अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रतिगृहित किया है। उस व्यक्ति ने क्या किया? या तो अपने लिए किया हो या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया हो प्रतिगृहित। तो यहाँ पर यह अभिप्राप्त करने का उसने प्रयत्न भी किया हो, अगर उसने प्रयत्न भी किया है, वहां जब तक तथ्य प्रतिकूल यानी कि प्रतिकूल साबित ना कर दिया जाए तो यह अवधारणा की जाएगी कि उसने यथास्थिति या तो स्वयं या किसी अन्य लोक सेवक द्वारा किसी लोक कर्तव्य को अनुचित रूप से बेईमानी से निष्पादित करने या निष्पादित करवाने के लिए धारा 7 के अधीन या फिर इनाम के रूप में उस आसामयिक लाभ को बिना किसी प्रतिफल के या किसी ऐसे प्रतिफल के लिए जिसके बारे में वह जानता है कि वह धारा 11 के अधीन अपर्याप्त है, प्रतिगृहित या अभिप्राप्त किया है या अभिप्राप्त करने का उसने प्रयत्न भी किया है। तो यहाँ पर ये कोर्ट अवधारणा कर लेगा कि कोई भी व्यक्ति जब तक ये साबित ना कर दिया जाए कि उसने ऐसा ऑफेंस नहीं किया, कोर्ट यहाँ अवधारणा कर लेगा कि उस लोक सेवक ने यहाँ पर धारा 7 या धारा 11 के अधीन कोई अपराध किया हुआ है। जो इंग्लिश मीडियम के वो भी नजर डालेगा एक बार। देखिए जरा ध्यान दीजिए। Presumptions where public servant accept any undue advantage. Wherein any trial of an offence punishable under section 7 और अंडर 11, जहां पर कोई भी ट्रायल चल रही है जो कि सेक्शन 7 और सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग क्या है? पनिशेबल है। तो फिर इट is proved that the public servant accused of an offence has accepted or obtained or attempt to obtain for himself or for any other person, जहां पर ये प्रूव कर दिया जाता है कि जो पब्लिक सर्वेंट है जो कि अब एक्यूज हो गया है और ऑफ ऑफेंस हैज एक्सेप्टेड और ऑब्टेन अटेम्प्ट, तो उसने क्या किया? एक्सेप्ट किया हो, ऑब्टेन किया हो या अटेम्प्ट किया हो। किसके लिए? या तो सेल्फ के लिए या फिर फॉर एनी अदर पर्सन के लिए। और किस पर्पज से? एनी अनड्यू एडवांटेज फ्रॉम एनी पर्सन इट शैल बी प्रिज्यूम अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड, जब तक कि अन्यथा उसे साबित ना कर दिया जाए
कोर्ट ये प्रिजम्पशंस कर लेगा कि इस व्यक्ति ने सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग और सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग कोई ऑफेंस किया हुआ है। तो देखिए जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, आगे बोल रहे हैं, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। दैट द एक्सेप्टेड और ऑब्टेन्ड और अटेम्प्ट टू ऑब्टेन द अनड्यू एडवांटेज एज ए मोटिव, मोटिव क्या है, और रिवार्ड अंडर सेक्शन 7 फॉर परफॉर्मिंग or to cause performance of a public duty improperly or dishonestly, either by himself or by another public servant, or as the case may be, any undue advantage without consideration or for a consideration which he knows to be inadequate under section 11। देखिए सेक्शन 7 में या तो वो अपने लिए या किसी दूसरे के लिए भी क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, ऑब्टेन कर रहा है या कोई अटेम्प्ट कर रहा है, इसलिए अनड्यू एडवांटेज के लिए। तो कोर्ट यहाँ क्या प्रिजम्पशंस कर लेगा कि सेक्शन 7 में इसने ऑफेंस किया हुआ है। सेक्शन 11 में क्या किया गया कि जहां पर कंसिडरेशन की बात होती है और वो ये जानता है कि ये अपर्याप्त है, फिर भी उसे एक्सेप्ट करके गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचा देता है, या जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचा देता है। और किसके लिए, उसका मोटिव ये है कि वो कार्य करे कैसे, इम्प्रॉपरली करे, डिसऑनेस्टली करे। तो इन दोनों ही सिचुएशन में यहाँ कोर्ट ये प्रिजम्पशंस कर लेता है कि लोक सेवक ने ऑफेंस किया है, जब तक ये साबित ना कर दिया जाए कि, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड, जब तक ये साबित ना कर दिया जाए कि ये उस व्यक्ति ने ऑफेंस नहीं किया हुआ है या किसी और दूसरे प्रयोजन के लिए किया गया है, तब तक कोर्ट ऐसी अवधारणा कर सकता है। अगला जरा ध्यान दीजिए, सेक्शन 21 पर एक नजर डालते हैं हम लोग। एक मिनट लाइन पर रहिएगा प्लीज। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जितना आप लोगों ने पढ़ा हुआ है अभी? जल्दी से बताइए। ठीक है, इसको आज हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको खत्म कर देंगे आज, करप्शन को बिल्कुल खत्म कर देंगे, बचेगा ही नहीं करप्शन। एक सेकंड बस लाइन पर रहिएगा प्लीज। देखिए जरा सेक्शन 21 पर हम लोग चल रहे हैं। हाँ, 18, 19 और 21। देखिए अभियुक्त का सक्षम साक्षी होना, क्या जो ऑफेंडर है, ये जो अपराधी है, क्या वो सक्षम साक्षी हो सकता है? हाँ, अगर वो स्वेच्छा से अपनी गवाही देना चाहे तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हाँ प्रेशर में नहीं, तो उसे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता इसके बारे में। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, कहा गया कि इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध से आरोपित कोई व्यक्ति प्रतिरक्षा के लिए सक्षम साक्षी होगा। अगर वो अपनी प्रतिरक्षा करना चाहता है तो अपने लिए वो सक्षम साक्षी हो सकता है, और वह अपने विरुद्ध या उसी विचारण में अपने साथ आरोपित किसी व्यक्ति के विरुद्ध किए गए आरोपों को ना साबित करने के लिए शपथ पर साक्ष्य दे सकेगा। परंतु यहाँ देखिए क्या कहा गया, साक्षी के रूप में वह अपनी प्रार्थना के सिवाय आहूत नहीं किया जाएगा। मतलब जो वह अपनी प्रार्थना, अगर अपनी प्रार्थना खुद ही कहता है कि साहब मैं साक्षी बनना चाहता हूँ, तभी उसे बुलाया जाएगा, अदरवाइज उसे नहीं बुलाया जाएगा। कहाँ पर ध्यान दीजिए, साक्ष्य देने में उसकी असफलता पर अभियोजन पक्ष कोई टीका टिप्पणी नहीं करेगा, अथवा उससे उसके या उसी विचारण में उसके साथ आरोपित किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई धारणा उत्पन्न नहीं होगी। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, जो इंग्लिश मीडियम के वो भी थोड़ी सी नजर डाल लीजिएगा एक बार। देखिए कहा गया सेक्शन 21 में, accused person to be an competent witness. Any person charged with an offence punishable under this act shall be a competent witness for the defence and may give evidence on oath in disproof of a charge made against him or any person charged together with him at the same trial। तो देखिए जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, कहा गया कि एनी पर्सन चार्ज विद एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी चार्ज किसी व्यक्ति पर लगाया गया है, शैल बी कॉम्पिटेंट विटनेस। तो क्या हो सकता है, कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है, किसके लिए, फॉर द डिफेंस,
अपना डिफेंस करने के लिए कॉम्पिटेंट विटनेस बन सकता है। एंड मे गिव एविडेंस ऑन ओथ, वो शपथ पर अपना एविडेंस यानी कि साक्ष्य दे सकता है। किसके लिए? डिसप्रूव द चार्ज मेड अगेंस्ट हिम, जो उसके अगेंस्ट में चार्ज लगाए गए उनको डिसप्रूव करने के लिए। फिर नेक्स्ट बात की गई है, और एनी पर्सन चार्ज टुगेदर विद हिम एट द सेम ट्रायल, और जो पर्सन उसके साथ जो चार्ज लगाया गया किसी पर्सन पर एक ही ट्रायल में उससे संबंधित भी। चलिए जरा ध्यान दीजिए, प्रोवाइडेड दैट में ध्यान देते हैं हम लोग। लिखिए, परंतु ए पर ही शैल नॉट बी कॉल्ड एज अ विटनेस एक्सेप्ट एट हिज ऑन रिक्वेस्ट, जब तक उसकी खुद की रिक्वेस्ट ना हो उसे एज ए विटनेस उसे नहीं बुलाया जाएगा। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, बी नंबर पॉइंट्स पर, हिज फेलियर टू गिव एविडेंस शैल नॉट बी मेड द सब्जेक्ट ऑफ एनी कमेंट, अगर वो एविडेंस देने में फेल हो जाता है, नॉट बी मेड द सब्जेक्ट ऑफ एनी कमेंट बाय द प्रोसिक्यूशन, तो प्रोसिक्यूशन द्वारा उस पर कोई भी कमेंट नहीं किया जाएगा। और गिव राइज टू एनी प्रिजम्पशंस अगेंस्ट हिमसेल्फ, ना ही उसके अगेंस्ट में कोई भी प्रिजम्पशंस यानी कोई भी उपधारणा की जाएगी। और एनी पर्सन चार्ज टुगेदर विद हिम एट द सेम ट्रायल, और किसी भी जो एनी पर्सन चार्ज टुगेदर विद हिम, उसके साथ जो भी व्यक्ति चार्ज में है, मीन्स उसके साथ मान लीजिए कोई और अपराधी भी है जिस पर भी वो चार्ज लगाया गया इन द सेम ट्रायल पर, तो उनके बारे में कोई भी उदाहरण यहाँ पे नहीं की जाएगी। सी नंबर पॉइंट्स पर एक बार नजर डाल लेते हैं, देखिए जरा ध्यान दीजिए। देखिए, कोई ऐसा प्रश्न जिसकी प्रकृति यह दर्शित करने की है जिसे अपराध का आरोप उस पर लगाया गया हो, कोई ऐसा प्रश्न जिसकी प्रकृति यह दर्शित करने की है कि जिसे अपराध का आरोप उस पर लगाया गया हो, जिससे भिन्न कोई अपराध उसने किया है, या उसके लिए सिद्ध दोष हो चुका है, या बुरे सील का है, उससे उस दशा के सिवाय ना पूछा जाएगा, ना पूछे जाने पर उसका उत्तर देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। देखिए, जहां पर ऐसा कहा गया, पहले समझिए इसको 11 नंबर पॉइंट्स को, कि कई बार अपराधियों से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें उसको कोई बुरा सील का साबित कर दिया जाए, या उसे ऐसा किया जाए कि वो पहले किसी केस में निर्दोष हो चुका है, अपराधी हो चुका है। ऐसे कोई प्रश्न जब तक इस केस से संबंधित ना हो तब तक उससे नहीं पूछे जाएंगे। तो गांव में देखिए यही प्रोविजन किए गए, कोई ऐसा प्रश्न जिसकी प्रकृति यह दर्शित करने की है, कोई प्रश्न है जिसकी प्रकृति ऐसी है जिसे अपराध का आरोप उस पर लगाया गया हो, उससे भिन्न कोई अपराध उसने किया है। कहा गया कि जो आरोप उस पर लगाया उससे कोई ऐसा पूछा है तुमने इसके अलावा भी कोई अपराध किया है जो कि इससे कोई संबंधित नहीं है इस केस से, तो उससे ये पूछा नहीं जाएगा। फिर अगली बात की गई यहाँ पर, उसके लिए सिद्ध दोष हो चुका है या वह बुरे सील का है, सील का मतलब यहाँ चरित्र से होता है, उससे उस दशा में के सिवाय ना पूछा जाएगा, ना या पूछे जाने पर उसका उत्तर देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। और अगर उससे पूछा भी गया और वो नहीं आंसर दे रहा है, कोई बात नहीं, उससे ऐसी अपेक्षा नहीं की जाएगी। जिसमें कब तक की नहीं की जाएगी, देखें का नंबर पे, जो 1 नंबर यहाँ पे ध्यान दीजिए, कहा गया कि इस बात का साक्ष्य कि उसने ऐसा अपराध किया है या उसके लिए वह सिद्ध दोष हो चुका है या दर्शित करने के लिए गिरहा साक्ष्य हो। इस केस में जो केस यहाँ चल रहा है, जिसकी सुनवाई हो रही है, जो ट्रायल हो रही है, उसमें अगर कोई भी ऐसा अपराध अगर यहाँ एडमिसेबल होता है कोई एविडेंस, तो ही उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अदरवाइज नहीं पूछा जाएगा। और उस अपराध जिसका आरोप उस पर लगाया गया है। दूसरा, उसके स्वयं या अपने अभिभाषक द्वारा अभियोजन पक्ष से किसी साक्ष्य से अपना अच्छा चरित्र सिद्ध करने की दृष्टि से पूछे हैं या चरित्र का साक्ष्य दिया है, अथवा प्रतिरक्षा का स्वरूप या संचालन इस प्रकार है कि उसमें अभियोजन बने या अभियोजन पर पक्ष वांछना के अंतर्गत है। तो यहाँ पर देखिए जरा सेकंड नंबर जो पॉइंट है, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि उसके स्वयं के या अपने अभिभाषक द्वारा अभियोजन पक्ष से किसी साक्ष्य से अपना अच्छा चरित्र सिद्ध करने की दृष्टि से पूछे। मीन्स अगर यहाँ पर कोई भी उसके चरित्र को अच्छा सिद्ध करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है, या फिर चरित्र का कोई साक्ष्य दिया है, अथवा कोई प्रतिरक्षा का कोई स्वरूप है जिसमें उसका डिफेंस हो सकता है, संचालन इस प्रकार है कि उसमें अभियोजन बने या अभियोजन पक्ष वांछना के अंतर्गत है, या और तीसरा पॉइंट है यहाँ पर कि उसने उसी अपराध के आरोपित किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध साक्ष्य दिया है, तो ही यहाँ पर उसे इससे संबंधित कोई एविडेंस पूछे जाएंगे। अदरवाइज इससे ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे जो कि उसके बुरे सील का या उससे सिद्ध दोष होने वाले
किसी केस में सिद्ध दोष हो चुका है, इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 22 पर हम लोग एक बार नजर डालते हैं। देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का कुछ उपांतरों के अधीन लागू होना। यहाँ कहा गया कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के संबंध में अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध के संबंध में किसी कार्य प्रभावी होने से ऐसे प्रभावी होंगे मानो। कैसे, देखिए जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। का धारा 243 की धारा 1 में अभियुक्त से अपेक्षा की जाएगी कि शब्दों के लिए तब अभियुक्त से अपेक्षा की जाएगी कि वह तुरंत या इतने समय के भीतर जितना न्यायालय अनुज्ञात करे उन व्यक्तियों की जिनकी वह अपने साक्षियों के रूप में परीक्षा करना चाहता है एक लिखित सूची दे, और तब उससे अपेक्षा की जाएगी कि शब्द स्थापित कर दिए गए हों। दूसरा यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, चलिए पहले इसको इंग्लिश में भी हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। सेक्शन 22 पर एक बार नजर डालिए। कहा गया, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 टू अप्लाई सब्जेक्ट टू सर्टेन मॉडिफिकेशन। कैसे होंगे, देखिए जरा ध्यान दीजिए। द प्रोविजंस ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 shall in their application to any proceeding in relation to an offence punishable under this act have effect as if। किस कंडीशन में, देखिए फर्स्ट में, इन सबसेक्शन फर्स्ट ऑफ सेक्शन 243 द वर्ड द accused shall then the call upon, ये तो शब्द हैं। The word the accused shall then the required to given in writing at once or within such time as the court may allow, a list of the person whom the proposes to examine as his witnesses and of the documents on which the proposes to rely and he shall they be called upon had been सब्स्टिट्यूटेड। देखिए यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, जो सेक्शन 243 का सब क्लोज जो फर्स्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ड किया गया, द एक्यूज शैल देन बी कॉल्ड अपॉन। फिर बात किया गया, नेक्स्ट वर्ड है द एक्यूज शैल देन द रिक्वायर्ड टू गिवन इन राइटिंग एट वन और विद इन सच टाइम एज द कोर्ट में अलाउ। जब कोर्ट अलाउ करे किसके लिए, एविडेंस के लिए, विटनेसेस को पेश करने के लिए, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, एक लिस्ट बना करके देने होगी कि यहाँ कोर्ट में हम इनको बुलाना चाहते हैं एज ए विटनेस। देखिए जरा ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ हिंदी में भी एक बार इसको पढ़ लेते हैं। सेक्शन धारा 243 की उपधारा 1 में तब अभियुक्त से अपेक्षा की जाएगी, ये जो शब्दों के लिए अभियुक्त से क्या अपेक्षा की जाएगी, तब अभियुक्त से अपेक्षा की जाएगी कि वह तुरंत या इतने समय के भीतर जितना न्यायालय परमिशन दे, अनुज्ञात करे, उन व्यक्तियों की जिनकी वह अपने साक्षियों के रूप में परीक्षा करना चाहता है, तो उन व्यक्तियों की जिनकी वो साक्षियों के रूप में परीक्षा करना चाहता है एक लिखित सूची दे, और तब उससे अपेक्षा की जाएगी कि शब्द स्थापित कर दिए गए हों। तो यहाँ पर ये रिटन में एक सूची बनाकर दी जाएगी कि जिन जिन लोगों की परीक्षा करनी है उनको कोर्ट में बुलाया जाए। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, धारा 309 के अकॉर्डिंग, यानी कि बी नंबर पॉइंट्स में देखते हैं। धारा 309 की उपधारा 2 के तीसरे परंतु के पश्चात निम्नलिखित परंतु का अंतर स्थापित कर दिया गया हो यथा, देखिए, परंतु यह भी कि कार्रवाई को केवल इस आधार पर स्थगित या मुलतवी नहीं किया जाएगा कि कार्रवाई के एक पक्षकार द्वारा धारा 397 के अधीन कोई आवेदन दिया है। अगर किसी पक्षकार ने सेक्शन 397 के अकॉर्डिंग कोई एप्लीकेशन फाइल कर दी है तो यहाँ पर इस आधार पर केवल स्थगित नहीं किया जाएगा, ना ही केस को मुलतवी किया जाएगा। गा नंबर पर जरा ध्यान दीजिएगा, धारा 317 की उपधारा 2 के पश्चात निम्नलिखित उपधारा अंतर स्थापित कर दी गई हो। कौन सी, देखिए जरा, उपधारा 1 या 2 में निर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी न्यायाधीश यह ठीक समझता है तो उसके द्वारा अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए अभियुक्त या उसके अभिभाषक की अनुपस्थिति में जांच या विचारण करने के लिए अग्रसर हो सकेगा और किसी साक्षी के प्रति साक्षी की परीक्षा के लिए उस साक्षी को पुनः बुलाने के लिए अभियुक्त के अधिकार के अधीन अभिलिखित कर सकेगा। अगर अभियुक्त किसी व्यक्ति को दोबारा से साक्ष्य के लिए बुलाना चाहता है या
तो उसके लिए दोबारा से अभिलिखित करके उसको बुलाया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए जरा 11 नंबर पर जरा ध्यान दीजिएगा। कहा गया कि धारा 307 की उपधारा 2 जो है उसमें क्या कहा गया, उपधारा 1 या उपधारा 2 में निर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी न्यायाधीश को अगर ठीक लगता है, समझता है न्यायाधीश, तो उसके द्वारा अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए अभियुक्त या उसके अभिभाषक की अनुपस्थिति में, अभियुक्त भी नहीं है और उसका अभिभाषक भी नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जांच या विचारण करने के लिए अग्रसर हो सकेगा। दोनों लोग नहीं है तो भी कोर्ट यहाँ पर सुनवाई कर सकता है। अगली बात की गई है, और किसी साक्षी के प्रति साक्षी की परीक्षा के लिए, कोई साक्षी है और उसकी परीक्षा करनी है तो साक्षी को पुनः बुलाने के लिए अभियुक्त के अधिकार के अध्ययन अभिलिखित कर सकेगा। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट देखिए, 11 नंबर में जरा नजर डालिए। धारा 397 की उपधारा 1 में स्पष्टीकरण से के पहले निम्नलिखित परंतु का अंतर स्थापित कर दिया गया हो। देखिए जरा, परंतु जहां किसी न्यायालय द्वारा इस धारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग ऐसी कार्रवाइयों के किसी एक पक्षकार द्वारा किए गए आवेदन पर किया जाता हो, वह न्यायालय कार्रवाई के अभिलेख को मामूली तौर पर, कैसे, का और खा, दूसरे पक्षकार को इस बात का हेतु दर्शित करने का अवसर दिए बिना नहीं मंगाएगा कि अभिलेख क्यों ना मंगाया जाए। दूसरा, उस दशा में नहीं मंगाएगा जिसमें उसका समाधान हो जाता है कि कार्रवाई के अभिलेख की प्रमाणित प्रतियों से उसकी परीक्षा की जा सकती है। तो यहाँ पे देखिए जरा ध्यान दीजिए, यहाँ कहा गया धारा 397 की उपधारा 1 के अंतर्गत, परंतु जहां किसी न्यायालय द्वारा इस धारा के अधीन शक्तियों के प्रयोग ऐसी कार्रवाई के किसी एक पक्षकार द्वारा किए गए आवेदन पर किया जाता है। अगर न्यायालय ने कोई भी अपनी शक्तियां प्रयोग की हैं और उस कार्रवाई के किसी एक पक्षकार द्वारा कोई आवेदन दिया जाता है, तो वहां न्यायालय कार्रवाई के अभिलेख को मामूली तौर पर क्या करेगा, दूसरे पक्षकार को इस बात का हेतु दर्शित करने का अवसर दिए बिना मंगाएगा कि अभिलेख क्यों ना मंगाया जाए। अगर कोर्ट को लगता है कि अभिलेख मंगाना आवश्यक है तो वो मंगा सकता है, कोई कारण नहीं बताएगा कि क्यों मंगाया जाए। दूसरा, उस दशा में नहीं मंगाएगा जिसमें उसका समाधान हो जाता है कि कार्रवाई के अभिलेख की प्रमाणित प्रतियों से उसकी परीक्षा की जा सकती है। अगर कोर्ट को लग रहा है कि जो उसी डॉक्यूमेंट्स के यहाँ पर प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध हैं तो वो चाहे तो मंगा ले, चाहे तो ना भी मंगा, और अगर प्रमाणित प्रतियों से काम चल सकता है तो उससे आगे की प्रोसेस कंटिन्यू कर सकता है कोर्ट। तो जरूर नहीं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही मंगाए वो। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए, सेक्शन 23। सेक्शन 23 पर एक नजर डालिए। धारा 13(1) का के अधीन किसी अपराध के संबंध में आरोप की विशिष्टियां। वॉइस क्लियर है क्या गाइस? यहाँ तक जल्दी से बताइए। हेलो, आवाज नहीं आ रही है आप लोगों की? मुझे लग रहा है थक गए क्या? अच्छा ठीक है, तो चलिए जरा आगे कंटिन्यू करते हैं, एक मिनट। सेक्शन 23 पर एक बार नजर डालिए। छोटे छोटे सेक्शन है, जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे अभी। धारा 13(1) का के अधीन किसी अपराध के संबंध में आरोप की विशिष्टियां। कहा गया कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी कोई अभियुक्त धारा 13 की उपधारा 1 के खंड का के अधीन किसी अपराध से आरोपित किया जाता है। अब क्या होगा, तब आरोप से उस संपत्ति की जिसके संबंध में उस अपराध का किया जाना अभी कथित है, और उन तारीखों को जिनके मध्य में अपराध किया जाना अभी कथित है, विशिष्ट मदों या ठीक ठीक तारीखों को निर्दिष्ट किए बिना वर्णित करना पर्याप्त होगा। और ऐसे विरचित एक सेकंड गाइस, लाइन पे रहिएगा प्लीज। देखिए अभी क्लियर है? ठीक है, चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं।
सेक्शन आप 23 पढ़ रहे हैं, एक बार फिर से नजर डालिए। कहा गया कि धारा 13(1) का के अधीन किसी अपराध के संबंध में आरोप की विशिष्टियां। मान लीजिए कहा गया कि यहाँ दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए जब कोई अभियुक्त धारा 13 की उपधारा 1 के खंड का के अधीन किसी अपराध से आरोपित किया जाता है, किसी अभियुक्त पर यह सेक्शन रजिस्टर्ड किया गया 13(1) का, तब आरोप से उस संपत्ति की जिसके संबंध में उस अपराध का किया जाना अभिकथित है और उन तारीखों को जिनके मध्य में अपराध किया जाना अभिकथित है, विशिष्ट मदों या ठीक ठीक तारीखों को निर्दिष्ट किए बिना वर्णित करना पर्याप्त होगा और ऐसे विरचित आरोप को संहिता की धारा 219 के अर्थ में एक अपराध का आरोप समझा जाएगा। यहाँ पर देखिए, जरा ध्यान दीजिए, कहा गया कि किसी भी व्यक्ति पर धारा 13(1) का के अकॉर्डिंग अगर कोई भी ऑफेंस रजिस्टर्ड किया गया है तो ये जरूरी नहीं है कि कब और उन तारीखों का बार बार विश्लेषण किया जाए, किनके मध्य किया गया। केवल ये डायरेक्ट यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, ठीक ठीक तारीखों को निर्दिष्ट किए बिना वर्णित करना पर्याप्त होगा। तो जरूर नहीं कि इसकी ठीक ठीक तारीखें ही होगी, कब कब कौन कौन सी घटना घटी, उसके आसपास भी अगर कोई है तो यहाँ पर किया जा सकता है। देखिए, जरा ध्यान दीजिए। और परंतु ऐसी प्रथम और अंतिम तारीखों के मध्य का समय 1 वर्ष से अधिक नहीं होगा। जैसे यहाँ पर मान लीजिए पहले उसने एक बार ऑफेंस किया, फिर दूसरी बार ऑफेंस किया, या मान लीजिए तीसरी बार ऑफेंस किया, ऐसे बार बार ऑफेंस कर रहा है, पर ये 1 वर्ष में उसने कितने बार किया है, तो कब से शुरू हुआ उससे उतने के बीच में 1 वर्ष से अधिक नहीं रहा हो, यहाँ टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। सेक्शन 25 पर एक बार नजर डालिए। थल सेना, जल सेना और वायुसेना अथवा अन्य विधि का प्रभावित ना होना। देखिए, ये जो थल सेना हो, चाहे जल सेना हो या वायुसेना, इनकी जो अलग से एक्ट बने हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ पर नीचे देख पा रहे हैं। देखिए, जरा ध्यान दीजिए। इस अधिनियम की कोई भी बात आर्मी अधिनियम 1950, वायुसेना अधिनियम 1950 या नेवी एक्ट 1957, तट रक्षक अधिनियम 1978 या सीमा सुरक्षा बल अधिनियम 1968 एवं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड अधिनियम 1986 के अधीन की जाने वाली किसी कार्रवाई को या किसी न्यायालय अथवा प्राधिकारी की उसके अधीन की अधिकारिता को प्रभावित नहीं करेगी। मतलब जो सेना न्यायालय है, सीधी सी आप बात समझिए कि जो सेना न्यायालय हैं उन पर इस एक्ट का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर उनके द्वारा कोई कार्रवाई की जा रही है तो उन पर इस एक्ट का कोई भी प्रभाव नहीं होगा, मतलब ये एक्ट उनको ओवरराइड नहीं करेगा। दूसरा सेकंड नंबर यहाँ पर नजर डालिए जरा। संदेह का निवारण करने के लिए घोषित किया जाता है कि ऐसी किसी विधि जैसा कि उपधारा 1 में वर्णित है प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायाधीश का न्यायालय साधारण दांडिक न्यायालय समझा जाएगा। तो यहाँ पर जो विशेष न्यायालय है उसको ही साधारण कोर्ट समझा जाएगा, ना कि विशेष न्यायालय की बात की जाएगी इनके संबंध में। कौन से में? जो सेना विधि है उनके संबंध में। और सेना विधि के ऊपर आपने जो देखा उपधारा 1 में जो पढ़े हुए ये सभी एक्ट, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, आर्मी वाले, वायुसेना और नेवी एक्ट और तट रक्षक और ये सीमा सुरक्षा के और ये सभी एक्ट जितने भी इसमें दिए गए यहाँ से फर्स्ट में। चलिए नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पर सेक्शन 26 पर एक बार नजर डालिए। छोटे छोटे से बस 5 मिनट में खत्म होने वाला है ये। 1952 के अधिनियम क्रमांक 46 के अधीन नियुक्त विशेष न्यायाधीश का इस अधिनियम के अधीन भी विशेष न्यायाधीश होना। देखिए, 1952 अधिनियम क्रमांक 46 के अधीन भी जो विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति की गई थी, ये करप्शन एक्ट के अकॉर्डिंग भी, द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अकॉर्डिंग भी उसे विशेष न्यायाधीश समझा जाएगा। अब देखिए कैसे, देख लेते हैं एक बार। दंड विधि संशोधन अधिनियम 1952 के अधीन नियुक्त प्रत्येक न्यायाधीश जो इस अधिनियम के प्रभावशील होने के समय किसी क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए ऐसा पद धारण किए हुए के संबंध में यह माना जाएगा कि वह उस क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन नियुक्त विशेष न्यायाधीश है। अगर पहला ही, देखिए, संशोधन अधिनियम 1952 के क्रमांक 46 के अकॉर्डिंग अगर किसी भी न्यायाधीश को विशेष न्यायाधीश माना गया तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो धारा 3 में भी विशेष न्यायाधीश की डेफिनेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग भी इसको क्या माना जाएगा कि वो
विशेष न्यायाधीश है और उसके प्रभावशील होने पर और प्रभावशील होने के पश्चात ऐसा प्रत्येक न्यायाधीश जिसके समक्ष लंबित समस्त कार्रवाइयों को इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जारी रखेगा। तो कहा गया देखिए प्रभावशील होने से पहले और प्रभावशील होने के बाद। तो ऐसा प्रत्येक न्यायाधीश जो भी है, जो विशेष न्यायाधीश नियुक्त किया गया था 1952 अधिनियम के अकॉर्डिंग, वो कैसे वहाँ जो कार्रवाइयाँ जितनी भी वो चला रहे हैं वो सभी कार्रवाइयों के प्रावधान के अनुसार जारी रखेंगे, जैसे वो स्पेशल मजिस्ट्रेट हों, विशेष न्यायाधीश हों। सेक्शन 27 पर नजर डालिए। अपील कैसे होगी? तो अपील के लिए एक छोटी सी बात की गई है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 द्वारा प्रदत्त अपील और पुनरीक्षण के अधिकार कैसे होंगे? उच्च न्यायालय द्वारा जहां तक संभव हो प्रयुक्त किए जाएंगे और विशेष न्यायाधीश का न्यायालय उस उच्च न्यायालय की स्थानीय अधिकारता या सत्र न्यायाधीश समझा जाएगा। तो अगर किसी विशेष न्यायाधीश द्वारा कोई भी आदेश दिया गया है तो उसकी अपील कहाँ होगी? बिल्कुल जहाँ की सत्र न्यायाधीश की अपील होती है, और वो किसके अंदर माना जाएगा? उच्च न्यायालय के अकॉर्डिंग माने जाएंगे। ये मोस्ट सेक्शन है, इसको जरा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 28 पर एक नजर डालिए। कहा गया कि इस अधिनियम का अन्य विधियों के परिवर्धन में होना। इस अधिनियम के प्रावधान तत्त समय प्रवृत्त किसी विधि के परिवर्धन के लिए होंगे, ना कि उसके अल्पीकरण के लिए, और उसमें की कोई भी बात किसी लोक सेवक को उसके विरुद्ध इस अधिनियम की कार्रवाई के अतिरिक्त की जाने वाली किसी कार्रवाई से छूट प्रदान नहीं करेंगे। तो कहा गया था कि इस विधान का अन्य विधियों के परिवर्धन में होना। जो अन्य विधियां हैं उनका मतलब ये नहीं कि उनका अल्पीकरण करना है, बल्कि उनको प्रोग्रेसिव बनाना है। ये इसका मेन मोटिव रहेगा। सेक्शन 28। सेक्शन 29 पर एक नजर डालिए। कहा गया कि 1944 के अध्यादेश 38 का संशोधन। देखिए यहाँ पे क्या क्या कहा गया। 1944 के अध्यादेश 38 का संशोधन 1944 के दंड विधि संशोधन अध्यादेश में काम है। धारा 3 की उपधारा 1, 9 की उपधारा 1 और धारा 10 के खंड का और धारा 11 की उपधारा 1 और धारा 13 की उपधारा 1 में शब्द राज्य सरकार जहां कहीं भी है के स्थान पर राज्य सरकार अथवा यथास्थिति केंद्र सरकार शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं। इसमें 1944 के अध्यादेश 38 का संशोधन। पहले जहां पर राज्य सरकार लिखा गया था वहां क्या मान लिया जाएगा? अब राज्य सरकार अथवा यथास्थिति केंद्र सरकार। जहां जिसकी आवश्यकता हो वो वहां केंद्र सरकार होगी, या फिर जहां राज्य सरकार की आवश्यकता हो वहां राज्य सरकार माना जाएगा। खा में जरा ध्यान दीजिएगा। धारा 10 के खंड काम में 3 माह के स्थान पर 1 वर्ष प्रतिस्थापित किया जाए। और यहाँ पर जो अनुसूची थी इसमें खंड का 1 में विलुप्त किया जाए, खंड का 2 और 4 में। ये जो स्थानीय प्राधिकारी और प्राधिकरण के संबंध में किए गए, तो देखिए जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए। बस इसको थोड़ा सा आप एक बार अपने मन से ऐसी रिवाइज कर लीजिएगा। शब्दों को स्थानीय प्राधिकारी के पश्चात शब्दों और अंकों या किसी केंद्रीय प्रांतीय या राज्य अधिनियम के द्वारा या तहत स्थापित कोई निगम या सरकार द्वारा स्वायत्ताधीन या नियंत्रणाधीन कोई प्राधिकरण या निकाय या कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617 में यथा परिभाषित कोई शासकीय कंपनी या ऐसे निगम, प्राधिकरण या निकाय या शासकीय कंपनी द्वारा सहायता प्राप्त कोई सोसाइटी अंतर स्थापित किए जाएंगे। स्थानीय प्राधिकारी में किस किस को इंक्लूड किया गया, ये डेफिनेशन यहाँ दी गई। तो आप देख सकते हैं कोई स्थानीय प्राधिकारी की जगह ये सभी कहा गया किसी केंद्रीय प्रांतीय राज्य अधिनियम के अधीन या कोई कंपनी अधिनियम के अधीन, सरकार के द्वारा स्वामित्व अधीन नियंत्रण में कोई शासकीय कंपनी है, कोई निगम है, कोई प्राधिकरण है, ये सब सोसाइटियां भी इसी के अंदर इंक्लूड कर दी गई। ये सब स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत आते हैं। खा में जरा ध्यान दीजिए। शब्दों को प्राधिकरण के पश्चात निगम या निकाय या शासकीय कंपनी या सोसाइटी अंतर स्थापित किए जाएंगे। तो प्राधिकरण में किस किसको इंक्लूड कर लिया गया? निगम, निकाय या शासकीय कंपनी। इसी के साथ में इनको इंक्लूड करिए, इसके बाद में तब ऐड किया गया तो इसके साथ ही इनको भी रनिंग में ऐड कर लिया गया। 3 में जरा ध्यान दीजिए। 4 का के स्थान पर निम्न कंडिका स्थापित की जाए। कौन कौन सी? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अधीन दंडनीय कोई अपराध। और 4 में कंडिका 5 में शब्दों और अंकों मद 2, 3, 4
के स्थान पर शब्द और अंक मध्य 2, 3, 4 और 4 का प्रतिस्थापित किए जाएं। देखो सुनो, ये सेक्शन तुम्हें अजीब लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। सुनिए, सेक्शन जो 29 है ये पढ़ इसलिए लीजिएगा, क्वेश्चन का भरोसा नहीं है कहाँ से आ जाए। वैसे जनरली नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी पढ़ना इसलिए कि अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन पुटअप कर दिया जाए तो आपको ये माइंड में रहे कि हाँ ये सेक्शन 29 से रिलेटेड है। चलिए, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है यहाँ पर सेक्शन 29A, नियम बनाने की शक्ति। तो यहाँ पर ये सीधा सीधा सा क्वेश्चन अराइज होता है, किसको है? केंद्र सरकार को। ठीक, किस संबंध में? भ्रष्टाचार से संबंधित जो एक्ट है इससे संबंधित नियम बनाने की शक्ति किसको है? केंद्र सरकार को। और कौन सा सेक्शन आप पढ़ रहे हैं? सेक्शन 29A। ये 1 नंबर का सीधा सीधा सा क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए जरा ध्यान दीजिए, कहा गया कि केंद्र सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी। कैसे बनाएंगे? राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा। सेकंड पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या बात की गई है? विशिष्टता और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात कैसे का ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत जो धारा 9 के अधीन वाणिज्यिक संगठन द्वारा बनाए जा सकते हैं। हाँ में धारा 19 की धारा 1 के अधीन अभियोजन की मंजूरी के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत। गा कोई अन्य विषय जो भेद किया जाए अपेक्षित या विवक्षित है, जैसा कि हमने ऊपर पहले पढ़ चुके हैं इन सबसे रिलेटेड। तो नियम कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। और कैसे बनाएंगे? अधिसूचना निकाल करके। थर्ड नंबर पॉइंट पर एक नजर डालिए, इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो। तो यहाँ पर टाइम पीरियड दिया गया, देखिए जरा ध्यान दीजिए, कुल 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। कितने टाइम पीरियड के लिए? 30 दिन के लिए। और यह अवधि एक सत्र में अथवा 2 या अधिक अनानुक्रम सत्रों में पूरी हो सकती है। तो जब सदन सत्र में होता है तब, मान लो बीच में गैप हो गया तो उसके बाद फिर जैसे स्टार्ट होगा फिर वहां से टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है। मान लीजिए पहले जब हमने पेश किया, मान लीजिए पेश किया गया तो वो 15 दिन सत्र में रहे, उसके बाद फिर गैप हो गया, फिर दोबारा से जब आए तो उसके पास फिर 15 दिन का टाइम है। तो इस टाइप से ये टाइम पीरियड काउंट किया जाता है। नेक्स्ट जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, यदि सत्र के या पूर्वोक्त अनानुक्रम सत्रों के बीच बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाए तो तत्पश्चात वह ऐसे परिवर्तित रूप में प्रभावी होगा। तो जो भी देखिए केंद्र सरकार नियम बनाएगा उसके बाद कहाँ रखा जाएगा? जल्दी से बताओ। यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, और फिर जब उनके द्वारा पारित कर दिया जाएगा तो वो ऐसा नियम तुरंत प्रभावी हो जाएगा। अब कहा गया यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सहमत हो जाएं तो यह नियम नहीं बनाना चाहिए, तो तत्पश्चात वह निष्प्रभाव हो जाएगा। मान लीजिए कोई नियम है और उसे कहा जाए कि यह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो वो उस समय से तुरंत निष्प्रभावी हो जाएगा। किंतु उस नियम के ऐसे परिवर्तन या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी भी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे अभी कोई भी सेक्शन के अकॉर्डिंग किसी को कोई पनिशमेंट या कोई केस रजिस्टर्ड किया गया और इसके बाद अगर उसे निष्प्रभावी संसद कर देती है तो उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पर कौन सा पढ़ रहे हैं? सेक्शन 29A के अकॉर्डिंग सब क्लोज 3, इसमें लिखा गया कि दोनों की तरह किया गया। अब जब देखिएगा सेक्शन 30 पर निरसन और व्यावृत्ति, सब क्लोज फर्स्ट पर एक नजर डालते हैं। यहाँ कहा गया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 और दंड विधि संशोधन अधिनियम 1952 ऐतर द्वारा निश्चित किए जाते हैं। कब? एक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 था और एक दंड विधि संशोधन अधिनियम 1952 था। इन दोनों को रिपील कर दिया गया। और सेकेंड नंबर पॉइंट पर नजर डालिए, ऐसे निरसन के होते हुए भी साधारण खंड 1897 की धारा 6 के लागू होने पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस प्रकार निश्चित की गई विधियों के अधीन या अनुसंख्या में किसी कार्रवाई या कोई कार्य अथवा जहां तक वे इस अधिनियम से असंगत नहीं है के संबंध में यह माना जाएगा कि वे इस अधिनियम के तत्व समान प्रावधानों के अधीन समझे जाएंगे। मतलब अगर कोई भी कार्रवाई इन एक्ट के अकॉर्डिंग पहले रजिस्टर्ड की गई है, ये देखिए निरसन के होते हुए भी, और इस एक्ट के अकॉर्डिंग, इस एक्ट का मतलब है जो करप्शन एक्ट अभी बना हुआ है ये 1988 का, इसके अगेंस्ट में नहीं है, इसके कंट्रोवर्शन में नहीं है, तो वो उनको मान लिया जाएगा कि वो कार्रवाई उनके साथ चलती
रहेगी। सेक्शन 31 पर एक नज़र डालिए। यहाँ पर यह VIP है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग क्लास में बताया था। 1860 के अधिनियम 45 की कुछ धाराओं का लोप, तो उसी के बारे में प्रोविजंस किया गया। देखिए, दंड विधान यानी IPC धारा 161 से 165 का, यानी कि दोनों को सम्मिलित करते हुए विलुप्त की जाए। फिर अगली बात की गई है और साधारण खंड अधिनियम 1897 की धारा 6 ऐसे लोग को इस प्रकार लागू होगी मानो उक्त धारा केंद्रीय अधिनियम द्वारा निश्चित कर दी गई कि किसी सेंट्रल एक्ट के अकॉर्डिंग इसे निश्चित कर दी गई, यानी कि रिपील कर दी गई। ये करप्शन एक्ट आपका यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। आप लोग इसे रिवाइज कर लीजिए। इससे रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज बताइए। नहीं, चलिए तो इस क्लास को मैं यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ।